नमस्कार दोस्तों, आपको जो ये चित्र दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस को बनाना या हाइड्रोजन गैस का बनना। तो जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जो भी इसको समझना चाहते हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आता ही है। 9th 10th 11 12 या अपर क्लासेस में जो भी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छा से देखें। देखिए, जब भी हमको H2S गैस बनाना है और लैब में बनाना हो, यानी लैब प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। देखिए, H2 गैस का प्रिपरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होगा लैब में और दूसरा होगा कमर्शियल मेथड। जो लैब मेथड होगा वो सीमित मात्रा में बनता है और जो कमर्शियल मेथड होगा वो बिजनेस पर्पज से बनता है, मार्केट में सेल करने के लिए बनता है। तो आपको ये जो चित्र दिख रहा है ये आपका लैब प्रिपरेशन के लिए है, यानी लैब में बनाने के लिए है। ठीक है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी या केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ठीक है, यानी ये है लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो चित्र दिख रहा है इस चित्र को आपको अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट है और कैसे हमको सेट करना है। तो आप इसको देख लीजिए और एक नज़र में देखिए, एक केमिकल रिएक्शन भी ऊपर लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर लिखा है डाइल्यूट, फिर एरो है, फिर जिंक सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन और इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जब उसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम जिंक को ZnIC लिखते हैं और उसी जिंक को हम केमिकल सिंबल में Zn लिखते हैं, तो दोनों में फ़र्क है। तो जब हम लोग वर्ड के रूप में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो पहला है इसको बोलते हैं क्या? वर्ड इक्वेशन। और ये दूसरा जो है इसको बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले आपको जान लेना है कि हमको लैब में जब हम H2 गैस को बनाना है तो हमको क्या क्या केमिकल्स और क्या क्या एपरेटस का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा स्टैंड का। ये क्या है? स्टैंड। ये जो है आपका थीसल फनेल है, ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये आपका डिलीवरी ट्यूब है। उसके बाद देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ तक, ये आपका जार या इसको बोल सकते हैं ग्लास जार। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? ग्लास ट्रो। ठीक है, यानी कांच का बना एक ट्रो या टैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये एक जो दिख रहा है ये आपका कॉर्क है, इसको बोला जाता है कॉर्क। तो यहाँ स्टैंड का ज़रूरत पड़ता है, थीसल फनेल का ज़रूरत पड़ता है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, डिलीवरी ट्यूब है, उसके बाद ग्लास ट्रो है, उसके बाद जार है। ठीक है, और केमिकल के रूप में आपको ज़रूरत पड़ेगा जिंक का टुकड़ा जिसको जिंक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं और आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो केमिकल के रूप में दो ही चीज़ है, एक आपका जिंक का टुकड़ा है और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल लैब प्रिपरेशन में नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो आपको घेरा में जार दिख रहा है, ये जो जार है ये उल्टी मुंह वाला जार है,
यानी ये जो जार का ये वाला भाग है ये आपका बेस है, पेंदी जिसको बोलते हैं, ये है माउथ वाला भाग, ये क्या है माउथ, इसको उल्टा करके रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क का मतलब होता है कि जिसका वैसा फ्लास्क जिसका पेंदी या निचला हिस्सा गोलाकार होगा उसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जिंक का टुकड़ा या जिंक ग्रेन्यूल्स को लेते हैं। उसके बाद इस पर हम लोग क्या करते हैं, थिसल फनेल को सेट कर देते हैं। फिर ये जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है इसका जो ये माउथ वाला भाग है, मुंह वाला भाग है, उसको हम लोग कॉर्क से बंद कर देते हैं। लेकिन जब कॉर्क से बंद करते हैं तो इस कॉर्क में ये वाला भाग में एक छेद करते हैं बोरर से। ठीक है, यानी एक छेद करने का एक एपरेटस आता है जिसको बोरर बोलते हैं। और कॉर्क जो है बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट पदार्थ है, सॉफ्ट, या उसको पानी में भिगा करके सॉफ्ट करके उसको हम लोग छेद कर लेते हैं। और इस छेद में क्या करते हैं, इस प्रकार से एक डिलीवरी ट्यूब को सेट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्लास का ट्रो है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब आपका पानी है। ठीक है ना, तो इस पानी भरा हुआ जो आपका ग्लास स्ट्रॉ है उस ग्लास स्ट्रॉ में हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी ट्यूब को पहुंचा देते हैं। और ये जो आपका डिलीवरी ट्यूब का जो ये दूसरा एंड है, ये जो आपका दूसरा छोर है जिसमें ऊपर से पानी भरा हुआ रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक उल्टी मुंह जार वाला से इसको ढक देते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, उल्टी मुंह वाला जार। ठीक है, और उल्टी मुंह वाला जो जार है इसमें देखिए पानी जो है इतना मात्रा में भरा हुआ है और ये वाला भाग खाली है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर वाटर है, ये वाटर से ये भरा हुआ है, ये टैंक पूरा वाटर से भरा हुआ है, लेकिन आपका जो जार दिख रहा है वो आधा भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, प्रोसेस को समझिए। जब हम लोग थिसल फनेल में इस सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ड्रॉप वाइज इस प्रकार से क्या होता है, आपका जिंक का ग्रेन्यूल के ऊपर गिरता है। ठीक है ना, अब जैसे ये जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर ड्रॉप वाइज गिरता है तो आपस में केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पर जो आपका H2 गैस बनता है, ठीक है, ये इस प्रकार से जो H2 गैस बनता है, ठीक है, जो H2 गैस बनता है वो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और उसका स्केपिंग वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो क्या करता है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क से बाहर निकलना चाहता है। तो यहाँ पर चूंकि एक डिलीवरी ट्यूब सेट किया हुआ रहता है ना, तो यहाँ से वो आसानी से ऐसे करके इस ट्यूब से क्या करता है, गैस जो है निकल जाता है और कहाँ चल जाता है, निकल करके वो चल जाता है कहाँ, वो निकल करके चल जाता है, इस प्रकार से गैस जो है निकल करके चल जाता है ये आपका टैंक में। और चूंकि टैंक में ये जो आपका ग्लास जार सेट किया हुआ रहता है तो उस ग्लास जार के वो ऊपर जाने का कोशिश करता है और इस प्रकार से जो आपको सफ़ेद वाला भाग दिखता है उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। अब बात है कि आप मन में आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये हाइड्रोजन गैस है और गैस चूंकि पानी में घुलता है तो इस गैस को तो पानी में घुल जाना चाहिए, फिर सफ़ेद वाला भाग में कैसे पहुंच गया। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो है पानी में बहुत कम मात्रा में घुलती है। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए हेनरी के नियम के अनुसार गैस पानी में घुलनशील होता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। हेनरी का नियम के अनुसार कोई भी गैस जो है पानी में घुलता है,
लेकिन उसमें और देखना होता है कि उस गैस का जो पानी में घुलने वाला है उसका नेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि पानी में बहुत कम मात्रा में घुलती है, ठीक है। अब जब बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस घुलेगी तो क्या होगा, दूसरा बात क्या है कि जब ये कम मात्रा में घुलेगी तो ये क्या होता है, देखिए इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है ये बबल के रूप में क्या होता है, ये ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और आगे वाला भाग में देखिए ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग दिख रहा है यहाँ पर एयर होता है, और चूंकि हाइड्रोजन गैस जो है हवा से हल्का होता है, हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, तो क्या करता है ये हाइड्रोजन गैस जो है ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भाग में जब हाइड्रोजन गैस आपका मिल जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ से बाद में हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आपका मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ जो गैस बन रहा है क्या वो वास्तव में हाइड्रोजन गैस ही है कि दूसरा गैस है। तो ये जो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से यहाँ मिलेगा, वो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, उसको जानने के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट क्या है, तो आप इसके लिए एक काम करेंगे कि आपका जो एक माचिस का तिल्ली है, इस माचिस का तिल्ली को जला करके, यानी जलता हुआ माचिस का तिल्ली को आप क्या करिएगा कि इस गैस के संपर्क में लाइएगा। तो जैसे ही इस गैस के संपर्क में आएगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करेगा, एक साउंड देगा जिसको बोलते हैं पॉप साउंड। क्या बोलते हैं इसको, पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही पॉप साउंड के साथ जलेगा इसका मतलब आपको जान जाना है कि ये H2 गैस है। तो इस प्रकार से आप H2 गैस का नेचर को आप पता कर सकते हैं। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर है जिंक का टुकड़ा और H2SO4 इस प्रकार से यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन होता है दो चीज़ बनता है, एक बनता है जिंक सल्फेट, दूसरा बनता है H2 गैस। अब चूंकि H2 गैस है तो H2 गैस जैसे ही बनता है तो इस ट्यूब से होकर के बाहर निकल जाता है। लेकिन जो जिंक सल्फेट है वो तो गैस नहीं है, ये तो आपका एक्वस फॉर्म में रहता है, यानी घोल के रूप में, विलयन के रूप में रहता है, ये तो भागने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस राउंड बॉटम के निचले वाले हिस्सा में रह जाता है। अब H2 गैस इधर मिलता है और जिंक सल्फेट राउंड बॉटम फ्लास्क में रहता है। तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। चूँकि आपको बनाना H2 गैस है तो आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से तो मतलब है नहीं। तो इस प्रकार से आप जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा करके आप लैब में H2 गैस को बना सकते हैं। और देखिए इसके लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो दिया हुआ है, ये है ZN, यहाँ लिखा हुआ है S का मतलब होता है सॉलिड, मतलब हम लोग जिंक का टुकड़ा जो लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये जो H2SO4 है ये AQ का मतलब है कि वो डाइल्यूट फॉर्म में है, तो उसको AQ लिखते हैं। फिर ये जिंक सल्फेट, जो जिंक सल्फेट इस राउंड बॉटम फ्लास्क के पेंदी में बनकर रह जाता है, उसमें पानी मिला हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट का एक्वस फॉर्म, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं ZnSO4 AQ फेज के फॉर्म में। और जो ये H2 गैस यहाँ पर बनता है वो चूँकि गैस है तो उसको G से लिखते हैं। अगर आपको G नहीं लिखना है तो आप बगल में ऐसे करके एरो, अपवर्ड एरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन और ये हो गया केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप, और देखिए ये जो पूरा एपरेटस, यहाँ तक जो एपरेटस हम लोग सेट किए हैं, इसको मतलब स्थिर रखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक स्टैंड है, ये वाला भाग क्या स्टैंड है, इस स्टैंड से उसको हम लोग फिट करके रखते हैं। तो आप इस प्रकार लैब में जा करके सबसे पहले इस प्रकार एपरेटस को अरेंजमेंट कीजिएगा, उसके बाद आप लैब में H2 गैस को बना सकते हैं, लेकिन सावधानी से। धन्यवाद।